एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू पूछता है कि आखिर उसने कैदियों को मैडमैन में तब्दील क्यों किया। तो ग्यूम कहता है कि उसने यह काम इसलिए करा ताकि वो उन्हें एक वार्निंग भेज पाए। ग्यूम फिर पूछता है कि क्या तुम्हारी ये टेक्निक गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज है, जो सुनकर जिनमू थोड़ा सरप्राइज होता है, जो देखकर ग्यूम समझ आता है कि वो सही है और उसे इसके बारे में अपने मास्टर से पता चला था और उसके मास्टर ने इसे जिस फियरसम तरीके से एक्सप्लेन किया था ये बिल्कुल वैसा ही था। और ग्यूम गेस कर लेता है कि जिनमू नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट है और इस तरफ जिनमू भी ग्यूम के साउंड आर्ट्स को देखकर समझ चुका था ग्यूम 1000 साउंड्स ऑफ डेथ का डिसेंडेंट है, पर अभी यह टाइटल खुद उसी के पास है। खैर उसके बाद जिनमू अपने पावर को रिलीज करते हुए पूछता है कि उसने कैदियों को और कहां पर छुपा कर रखा है, पर ग्यूम इसका कोई जवाब नहीं देता, पर वो बेकी बातें करते हुए हमला करने आ जाता है, जैसे कि उसने बहुत ज्यादा दुख देखा हुआ है। और जब उसने जिनमू के डेथ की खबर सुनी थी उसे काफी दुख भी हुआ था, क्योंकि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट उनका जानी दुश्मन है। अगर वही नहीं रहेंगे तो आखिर उन्हें कौन याद करेगा, ऐसे ही बातें। पर दोनों के बीच में इस सब के बीच भी फाइट चल रही थी और फाइट चलते हुए ही जिनमू कहता है तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि दुनिया तुम्हें बस याद रखे, दुनिया को तुम्हारे दुख दर्द के बारे में पता चले, बस इसलिए। ग्यूम कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे बस यही एक रीजन है? तुम जो सोच रहे हो ये उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये दुनिया भी बिल्कुल सिंपल नहीं है। जिनमू पूछता है कि क्या इस सबका साइलेंट नाइट के 4 डिमोनिक लॉर्ड से कुछ लेना देना है, तो ग्यूम उल्टा पूछता है कि आखिर तुम्हें कितना पता है। जिनमू पूछता है कि क्या वो चारों जिंदा है। ग्यूम जिनमू को थोड़ी देर तक देखता रहता है और कहता है हाँ वो सभी जिंदा है, पर कुछ समय से वो सभी इंटरनल इश्यूज में उलझे हुए हैं। तो जिनमू सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी तक यूना जिंदा होगी। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर दोबारा हमला करते हैं और ग्यूम कहता है ये कितना फनी है ना। पूरी दुनिया को लगता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और साइलेंट नाइट पूरी खत्म हो चुकी है, पर आज यहाँ पर उनके डिसेंडेंट्स लड़ाई कर रहे हैं और तुमने कहा था कि तुम अपने अंकल को ढूंढ रहे हो। अगर वो भी मैडमैन बन गए होंगे तो मुझे माफ कर दो, ये काफी अनफॉर्चुनेट है, पर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तुम्हें पता है मैं सोच रहा था कि तुम इस प्लान का ग्रैंड फिनाले करोगे जो कि मैंने सेंट्रल हेवनली अलायंस के लिए क्रिएट किया है, पर लगता है कि मैं तुम्हें और आगे जाने नहीं दे सकता। और वो डिस्ट्रक्शन साउंड ऑफ द फॉलिंग एंड का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर जिनमू उसी समय पर ऊपर जंप करके इससे बच गया था और वो ऊपर से ही कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर तुमने बाकी कैदियों को कहाँ पर रखा है। पर ग्यूम फिर से इसका जवाब ना देकर याहुआ की बातें करने लग जाता है, जिस वजह से जिनमू और नहीं रुकता और ग्यूम के ऊपर गैदरिंग ऑफ द शैडोज का इस्तेमाल कर ही देता है, जिससे कि ग्यूम के शरीर में बहुत सारे कट्स लग चुके थे और उसका पूरा शरीर खून से भर गया था। जिनमू कहता है कि जिन्होंने पहले हमला करके मैनलैंड को तबाह किया है वो साइलेंट नाइट थे, इसी वजह से ही नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को फॉर्म किया गया था और दशकों तक लड़ाई करने के बाद जाकर साइलेंट नाइट को हराया गया था। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो काफी अनफेयर है और तुम सेंट्रल हेवनली अलायंस को किस तरीके में वार्निंग देना चाह रहे थे। मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, पर क्या साइलेंट नाइट को इतने दूर जाने की कोई जरूरत थी? क्या तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ था जिसके लिए तुम्हें इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारना पड़ा? ग्यूम फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम भी थक चुके होगे और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर से आखिर क्या गुजर रही है, क्योंकि तुम भी हमसे अलग नहीं हो। पर तुम सोच रहे हो कि आखिर असली सच क्या है, और मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, क्योंकि मेरा प्लान फाइनली पूरा हो चुका है। पर शुरू से ही तुम कभी मेरे प्लान का पार्ट थे ही नहीं, पर तुम्हारे ऐसे अचानक आने की वजह से प्लान और भी ज्यादा परफेक्ट हो गया। पर ग्यूम के ज्यादा बकर करने की वजह से जिनमू उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे पूछा कि क्या मैं थक गया हूँ। मेरे मुश्किलों के समय में जब मेरे पास कोई भी नहीं था तब मेरे साइड में बस एक ही इंसान खड़े हुए थे और वो है मिस्टर हुआंग, और तुम लोगों ने उन्हें ही मुझसे छीन लिया है। ग्यूम कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम्हारे अंकल कौन है या फिर कैसे दिखते हैं, पर ये सोचना कि वो भी इस प्लान में शामिल हो गए हैं, वेल तुम कह सकते हो कि फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। चलो अभी सबको खत्म कर देते हैं। जिनमू कहता है तो मतलब तुम आखिर तक कुछ भी कहना नहीं चाहोगे? मिस्टर हुआंग मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, पर अगर बाय चांस मिस्टर हुआंग का यह हाल हुआ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और जिनमू ये कहने के तुरंत बाद ही ग्यूम के ऊपर सडनली हमला कर देता है, जिससे कि ग्यूम नीचे गिर जाता है और वो पूरे खून से लथपथ हो चुका था, पर वो फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है और जिनमू के पास आकर जिनमू को पंच मारने की कोशिश करता है, जिसमें कि पावर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ग्यूम कहता है कि तुम काफी इंप्रेसिव हो जिनमू। जिनमू गुस्से में उसे लात मार कर नीचे गिरा देता है। जिनमू उसे देखता ही रहता है तो ग्यूम कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम्हें मुझे इसे देखकर काफी अफसोस हो रहा है, पर तुम्हें हमारे डेथ को लेकर कोई भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यह बस एक छोटा सा प्राइस है जो कि हमें देना पड़ा है एक बड़े चीज को हासिल करने के लिए, और ऐसे भी मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है।
मेरे गोल का अल्टीमेट प्लान ही था मेरा डेथ। जितनी बड़ी और ग्रैंड मेरी डेथ होगी उतना ही साइलेंट नाइट और सेंट्रल हेवनली का फैट एक दूसरे के सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरे मरने पर ही साइलेंट नाइट जागृत होगी। तो मेरे डेथ का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। इंस्टेड मैं तो तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं प्लान कर रहा था कि मैं ये सब खत्म करूंगा ग्रेड 4 के चोनों के साथ लड़ने के बाद, पर सरप्राइजिंगली तुम सामने आ गए जो कि चोनों से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो, क्योंकि तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के सेट लीडर हो। तुम्हारे अपीयरेंस से मेरा प्लान और भी ज्यादा परफेक्ट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और भड़काए जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था जब तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा जो कि तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो, तुम तभी लड़ना बंद कर दोगे। पर ये सोचना कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करोगे, सच में फैट बहुत ज्यादा अलग है और इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ। पर सच में तुम्हारे अंकल को मेरे प्लान में शामिल करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। सोरोफुल माउंटेन की ओर जाओ जहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स और गार्ड्स कैद हैं। मैं सच में आशा करता हूँ कि तुम्हारा अंकल भी वहाँ पर ठीक हो। और तभी ग्यूम की डेथ हो जाती है और जिनमू भी खांसने लगता है, क्योंकि फाइट के दौरान उसने बहुत ज्यादा इंटरनल फोर्स को यूज कर लिया है। तभी उसे टैंक फैमिली की जीमुन की दी हुई मेडिसिन पिल के बारे में याद आ जाता है, जिसे खाते ही उसकी इंटरनल फोर्स 10 ईयर्स तक इम्प्रूव हो जाएगी। जिनमू इसे जल्दी से खा लेता है और सोचने लगता है आखिर जिनमू अपने प्लान को पूरा करके क्या हासिल करना चाह रहा था। तभी वो अपने पीछे एक मैसिव फोर्स को सेंस करता है और यह फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और ऐसे में उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी डेथ भी हो सकती है। पर जिनमू बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है और पीछे देखता ही वो पहचान लेता है कि इस साइलेंट नाइट के 4 डिमोनिक लॉर्ड्स में से एक है, द स्पीयर ऑफ द ब्लैक विंग्स, जिन्हें घोस्ट स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है। और जिनमू को पता है कि उसने जीमून की मेडिसिन पिल खाई है, पर वो फिर भी घोस्ट स्पीयर के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। घोस्ट स्पीयर फिर जीमून से माफी मांगते हैं लेट आने के लिए और उन्हें ग्यूमके से जाने का काफी दुख भी है, क्योंकि उन्हें ग्यूम की अहमियत और उसके ब्रिलियंस के बारे में पता था। पर उनकी गलती यह हुई कि उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपनों में उलझे रह गए, जिस वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी साइलेंट नाइट को जगाने के लिए। खैर घोस्ट स्पीयर की नजर फिर जिनमू के ऊपर पड़ती है और वो पहचान जाते हैं कि आखिर जिनमू असल में कौन है, नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और घोस्ट स्पीयर फिर अचानक जिनमू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि जिनमू बस बाल बाल ही बच पाता है। पर घोस्ट स्पीयर फिर से अपने स्पीयर से हमला कर देते हैं जो कि जिनमू के चेस्ट में आके लगती है और वो पीछे जाकर गिरता है। पर स्पीयर का डायरेक्ट हमला टैंक फैमिली के मिरियो के दिए हुए जेट टैग के ऊपर हुआ था, जिस वजह से जिनमू बच गया। पर जिनमू के सामने अभी प्रॉब्लम है कि उसे पता नहीं कि घोस्ट स्पीयर अपने स्पीयर को कितना एक्सटेंड कर सकता है और उनकी रेंज कितनी है। और उसे इसे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि आखिर उन्हें घोस्ट स्पीयर क्यों कहा जाता है। तभी हमें चुंगिन को दिखाया जाता है जो कि गुफा तक पहुंच चुका था मुजियांग को लेकर, और चुंगिन यहाँ पर घोस्ट स्पीयर और जिनमू की असलियत जानकर पूरा हैरान हो गया था, क्योंकि सभी को पता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और साइलेंट नाइट खत्म हो चुकी है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। और उसे डर लगने लगा है कि कहीं एक और बड़ी वॉर की शुरुआत ना हो। और की स्टार्टिंग होती है ब्रोकन फ्यू सेट के जेड सिटी ब्रांच वैलिएंट ब्लू मून से, जहाँ पर जीमू लगे हुए थे मैडमैन के ऊपर कौन सा पॉइजन है और उसे कैसे क्योर करना है इसको लेकर। और इतने रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस पॉइजन को किसने क्रिएट किया है और वो कोई आम इंसान है नहीं, पर उन्हें भी इसके एंटीडोट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर तभी वहाँ पर सेंट्रल हेवनली एलायंस की तरफ से जियोकमू आता है जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर काम करता है, और वो एज ए प्रूफ एक लेटर देता है एल्डर क्वन का, जो कि अभी 9 हेवेंस को लीड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के लोग अभी अपने पोजीशन पर अवेलेबल नहीं है। और जियोकमू आते ही जीमून को वापस जाने को कहता है, क्योंकि अभी सब कुछ उन्हीं के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका है। पर जीमून समझ नहीं पाते कि आखिर जियोकमू ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सेंट्रल हेवनली एलायंस ने उन्हें यहाँ पर भेजा था और ऐसे भी सेंट्रल हेवनली एलायंस को यहाँ पर आए हुए कुछ समय ही हुआ है, तो आखिर वो यहाँ पर रहकर सब कुछ कैसे संभालेंगे। तो जियोकमू रिवील करता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ समय से आ चुके थे और वो यहाँ पर छुपकर जानकारियां हासिल कर रहे थे, पर ब्रोकन फिश सेट के वायलेंट मेजर्स की वजह से उन्हें बाहर आना पड़े सबको टेक ओवर करने के लिए। और जबकि जीमून और मिरियो को कुछ भी नहीं पता है कि बाहर क्या क्या हो चुका है, जियोकमू उन्हें बाहर निकल कर देखने को कहता है। और रही उन दोनों की यहाँ पर आने की बात, तो उन्होंने टैंक फैमिली को यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि जिसने भी ये सब किया है उसका ध्यान उनके ऊपर चला जाए और सेंट्रल हेवनली एलायंस यहाँ पर छुपकर अपना काम इजीली कर पाए। पर जियोकमू टैंक फैमिली से माफी मांगता है उन्हें बेट की तरह यूज करने के लिए, और वो उन्हें थैंक्स भी कहता है उनके हेल्प के लिए। पर उन्हें भी सब कुछ यहाँ पर छोड़कर सारे रिसर्च मटेरियल और रेजर्स को उन्हें देकर वापस जाना होगा, क्योंकि उन्हें इसके बाद सेफली घर भी तो वापस जाना है। तभी सीन कट होता है घोस्ट स्पीयर और जिनमू के ऊपर, जहाँ पर घोस्ट स्पीयर जिनमू के ऊपर हमला करते हुए बताते हैं कि ग्यूम के डेथ की वजह से साइलेंट नाइट फिर से जागेगी
और पूरी दुनिया में फिर से कैओस हो जाएगा। और फिर उनके हमले को जिनमू भी रोक नहीं पाता और घोस्टफेयर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पर जिनमू फिर भी कमबैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि जिनमू की हालत खराब हो चुकी थी। पर घोस्टफेयर जिनमू को नहीं मारते और कहते हैं कि जिनमू अभी अपने आंखों से मेनलैंड की तबाही होता हुआ देखेगा और उन सभी को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर अगले सीन में जिनमू का होश आ जाता है, जहाँ पर उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और वो सोकर सोच रहा था आखिर मोरिम वर्ल्ड में कितना कुछ छुपा हुआ है। अब तो साइलेंट नाइट भी वापस आ गई है, 4 डिमोनिक लॉर्ड्स भी जिंदा है, मतलब यूना भी जिंदा होगी। उस तरह ब्रोकन फिश सेट के साथ भिड़न में जिनमू ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, जो कि उसे भी बहुत ज्यादा चुभ रही है। जिनमू की नजर फिर अपने स्वॉर्ड स्नोफ्लावर के ऊपर पड़ती है और उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी ने वेपन ऑफ द गॉड्स की बात करी थी, जो कि मास्टर ब्लैकस्मिथ बनाते हैं, और उसका स्वॉर्ड भी शायद वैसा ही कुछ है। पर अभी उसे इन बातों को भूलकर मिस्टर हुआंग को ढूंढने जाना पड़ेगा सोराफुल माउंटेन में। तभी उस कमरे में एक लड़की आती है, पर जिनमू एक बार देखकर ही पहचान लेता है कि यह चुंगिन है। पर वो चुंगिन को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। पर चुंगिन कहता है कि उसने जिनमू को इसलिए बचाया है क्योंकि जिनमू नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट है, तो उसे अभी और भी जानकारी हासिल करनी होगी ब्लैक मून के लिए। और चुंगिन सोच रहा था कि आखिर जिनमू जैसा कोई ताकतवर, आखिर उसका डेथ की झूठी खबर किसने फैलाई और फिर सभी ने इसके ऊपर भरोसा भी क्यों किया। और जुंगिन को शक हो रहा है कि कोई ना कोई तो है जो कि जिनमू को बैक कर रहा है और वो इसके बारे में पता लगा कर ही रहेगा। पर जिनमू ने अभी जो काम किया है, ये बात अभी आखिरी तरह फैलना शुरू हो चुकी होगी और उसे भी जितनी जल्दी हो सके सब कुछ पता लगाकर डायरेक्टली ब्लैक मून के लॉर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर अभी एक और परेशानी आ चुकी है, साइलेंट नाइट्स, और उसे जिनमू के स्टैंस को लेकर भी फिक्र है कि वो दुनिया को खत्म करेगा या फिर दुनिया का सहारा बनेगा। खैर उसके बाद सीन कट होता है सेंट्रल हेवनली एलायंस के ऊपर, जहाँ पर एक ईगल आकर उनम से कोई मैसेज देता है और ये पूरा का पूरा मैसेज था जिनमू के बारे में कि आखिर उसने कैसे गोंगडोंग मोनास्ट्री के लोगों को हराया, फिर टैंक फैमिली को बचाया और फिर अभी जेड सिटी में जो ये सब हुआ है। और ये खबर जिसे मिली है ये जिनमू का सबऑर्डिनेट मुसेंग है और वो समझ आता है कि जिनमू अपना काम करना शुरू कर चुका है। उसके बाद हमें घोस्टफेयर को दिखाया जाता है जो कि ग्यूम के बॉडी को लेकर जा रहे थे और उन्हें भी अच्छी खासी इंजरी हो चुकी है, जो कि हुआ है जिनमू के हमले की वजह से। फिर हमें जिनमू, चुंगिन और मुजंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे से उतर कर नीचे आ रहे थे, तो उनकी मुलाकात होती है व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप और आयरन ब्रिगेड से और उनसे जिनमू को पता चलता है कि उसके बारे में सबको पता लगने लग चुका है और उसे भी एक निकनेम भी दिया गया है, द नॉर्दर्न ब्लेड। चुंगिन ये सब जानकर हैरान हुआ था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब इतनी जल्दी फैल जाएगा और अगर ये बात आयरन ब्रिगेड को पता है तो वो गेस कर रहा है कि इसके बारे में सेंट्रल हेवनली एलायंस को भी पता चल चुका होगा। खैर यहाँ पर योंग और जिनमू बातें कर रहे थे और जिनमू पूछता है कि क्या उन्हें ब्रोकन फिश सेट से जो चाहिए था वो मिल गया है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि आयरन ब्रिगेड और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ब्रोकन फिश सेट से हेल्प चाहते थे मर्चेंट बॉडीगार्ड्स को ढूंढने के लिए, पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली क्योंकि जिनमू के जाने के बाद वहां पर सेंट्रल हेवनली एलायंस आ चुकी थी, तो उन्हें वहां से निकलना पड़ा। और अभी चुंगिन गेस कर रहा है कि आयरन ब्रिगेड जिनमू के पास जानबूझकर आई है क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिनमू नॉर्दर्न हेवनली सेट का सेक्ट लीडर है और वो यहाँ पर आए हैं जिनमू की हेल्प लेने। तभी सीन शिफ्ट होता है चियोनुओ और सेंट्रल हेवनली एलायंस के ह्योडोंग के ऊपर। ह्योडोंग अभी के लिए चियोनुओ के सबसे दूर रहने को कहता है क्योंकि चियोनुओ ने उन्हें में जो बर्बरता दिखाई है, जेड सिटी में लोगों को मारा है, तो सभी के लिए रुक जाना चाहिए। पर चियोनुओ तर्क देता है कि इस वजह से उन्हें साइलेंट नाइट के बारे में पता चला है, पर ह्योडोंग बताता है कि उसने जो भी किया है इसे नाइन स्काइज खुश नहीं है। चियोनुओ ये सुनकर गुस्सा हो रहा था क्योंकि सेंट्रल हेवनली एलायंस की वजह से उसने जो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई थी वो रातों रात खत्म हो जाएगी और इस सब का दोष वो पीयू के ऊपर और उसके फेलियर्स के ऊपर दे रहा था। और अभी उसके सामने नाइन स्काइज जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खड़ी हुई है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन पर है और हेवेंस को रूल करते हैं। ह्योडोंग सोच रहा था चियोनुओ के बारे में कि उसे लग रहा था कि चियोनुओ कभी न कभी तो ऐसा ही कुछ करेगा, पर अभी उनके पास एक एक्सक्यूज है जिससे वो चियोनुओ के ऊपर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। पर चियोनुओ के पूछने पर ह्योडोंग उसे अभी के लिए शांत रह जाने को कहता है, जिस पर चियोनुओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर ह्योडोंग समझाने की कोशिश करता है कि उसे आगे जाकर मौका मिलेगा साइलेंट नाइट को हराकर सब कुछ वापस से क्लेम करने का, तो अभी के लिए उसे शांति चुपचाप रहना चाहिए। उसके बाद चियोनुओ अपने बेटे को बुलाकर बताता है कि वो उसे सेंट्रल हेवनली एलायंस भेज रहे हैं क्योंकि ह्योडोंग उसे सेंट्रल हेवनली एलायंस के पास हॉस्टेज की तरह रखना चाहता है ताकि चियोनुओ यहाँ पर कुछ भी ना करे। और ह्योडोंग ये भी बताता है कि वो एक यंग पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्करर, जिसमें सारे रीजन से मार्शल आर्टिस्ट होंगे। और अभी के लिए चियोनुओ चुप रहने का फैसला करता है क्योंकि अगर उसने अभी कुछ भी करा तो उसने अभी तक जो भी काम किया है वो सब कुछ बिगड़ जाएगा
और उसे भी नॉर्दर्न ब्लेड के बारे में भी पता है और ये भी कि उसने ही उसका प्लान को बिगाड़ा है, जिस वजह से आज उसे ये सब सहना पड़ रहा है। और अभी जिनवू ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है कि आखिर ये नॉर्दर्न ब्लेड है कौन। यहाँ पर जिनवू, मूंजंग और चुंगिन सोरफल माउंटेन की ओर निकल चुके थे, पर उनके पीछे आर्यन ब्रिगेड और फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप भी आ रही थी, क्योंकि उन्हें जिनवू की हेल्प चाहिए अपने लोगों को ढूंढने में। क्योंकि जिनवू उनसे पहले जेड सिटी आया था तो उसे कुछ पता हो सकता है और वो जिनवू के साथ किसी भी तरह जाना चाह रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि जिनवू अभी काफी ज्यादा फेमस हो गया है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर हमला भी कर दिया जाए, तो आर्यन ब्रिगेड यहाँ पर रहकर उसे असिस्ट कर सकती है। और वो इतने दिन तक बाहर रहेगा तो उसे पैसे भी चाहिए होंगे, जिसका बंदोबस्त व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप कर देगा। और वो सभी इतना ज्यादा फोर्स करते हैं कि जिनवू उन्हें मना नहीं कर पाता और उन्हें अपने साथ ही लेकर वैली ऑफ डिस्पेयर सोरफुल माउंटेन की ओर लेकर जाता है। और यहाँ पर पीछे योंग चुंगिन के ऊपर थोड़ा लाइन मार रहा था, तो चुंगिन उसे अपना हथियार दिखा देता है, जो देखकर योंग पूरा ही चुप रह जाता है क्योंकि उसका बड़ा था। खैर, सीन अभी फोकस करता है मूसेंग के ऊपर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ परसूट और कैप्चर का लीडर है। और मूसेंग को अभी पता चलता है कि ब्रोकन फिश सेक्ट ने अपना गेट बंद कर दिया है, और मूसेंग ने सोचा नहीं था कि सेंट्रल हेवल एयरलाइंस इतनी जल्दी ग्रेट फोर के च्योनो को बंद कर पाएगी। खैर, उसके बाद हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सेंट्रल हेवल एयरलाइंस मूसेंग से जिमून के बारे में पूछताछ कर रही थी। और ये पूछताछ कम टॉर्चर ज्यादा था, जो कि कुछ महीनों तक चलता रहता था, पर मूसेंग हमेशा ही सेम आंसर देता था, जिस वजह से एक समय पर आकर उसके बातों पर भरोसा कर लिया गया और वो सभी को ही कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि जिनवू की मौत हो चुकी है। मूसेंग को फिर सिंगनिंग ब्रांच का लो रैंकिंग वॉरियर बना दिया जाता है और वो मेन चौक के अंदर रिजर्व करता है, जो कि उससे पूछताछ करता था। वो बहुत ही अच्छे से दिन में अपना काम करता है और फिर रात रात को जाकर अपनी ट्रेनिंग भी करता रहता है, ताकि वो ऐसा कुछ बन पाए जिससे को जिनवू की हेल्प कर पाए। और ऐसा अच्छा काम करते करते 3 साल बाद वो मेन चौक का राइट हैंड बन गया। उसके बाद एक बार सेंट्रल हेवल एयरलाइंस को स्पेशल इंटेलिजेंस में मदद चाहिए होती है, तो मूसेंग आगे बढ़कर हेल्प करने जाता है और उसके काबिलियत को देखकर उसे लीडर भी बना दिया जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस का। और स्पेशल इंटेलिजेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत सारे सीक्रेट्स और अंदर की बातों की रिकॉर्ड होती है, और इस डिपार्टमेंट के थ्रू बातें यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती है। और इसका फायदा उठाकर मूसेंग ने जिनवू की झूठी डेथ की खबर हर जगह पर फैला दी, और वो इसी के साथ मिस्टर हुआंग के ऊपर भी नजर रखा करता था, ताकि उन्हें कुछ भी ना हो जाए। पर उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं होता, वो किसी के भी शक के गहरे में नहीं आते, क्योंकि सेंट्रल हेवल एयरलाइंस को अपने इन्फो के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि जिनवू मर चुका है, तो वो इसको लेकर कभी सोचते भी नहीं थे। पर अभी 1 साल के करीब हो गया है उसे मिस्टर हुआंग के ऊपर नजर रखे हुए, पर उसे भी पता चला है कि मिस्टर हुआंग को अगवा कर लिया गया है, और अब वो बस होप कर रहा है कि जैसे वो ठीक हो। और जिनवू सभी के बारे में सब कुछ पता है कि आखिर कौन कहाँ पर कब कब गया था और कब किसके मुलाकात जिनवू के साथ कहाँ पर हुई। और उसे भी ये भी पता है कि जिनवू आयरन ब्रिगेड और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के साथ मिस्टर हुआंग को ढूंढने निकला है। पर मूसेंग कब से सबको छोड़कर जिनवू की हेल्प करने जाना चाहता है, पर उसे पता है कि अब जाने का सही समय नहीं आया है, और उसे अभी पूरी कोशिश करनी चाहिए जैसे सेंट्रल हेवल एयरलाइंस की नजर जिनवू यानी उसके लॉर्ड के ऊपर ना जाए। और अभी उसे ये भी पता है कि आगे जाकर सेंट्रल हेवल एयरलाइंस और सालिनाइट के बीच में एक वॉर हो सकती है। खैर, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनवू सोरफुल माउंटेन पहुंच चुका था, पर इसका ऑरा जो था बहुत ही डरावना था, इसलिए आयरन ब्रिगेड फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप को वापस जाने को कहता है, और वो आगे जाकर सभी को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मोहन आयरन ब्रिगेड के लोगों को कौन कौन से पोजीशन में रहकर आगे बढ़ेंगे वो बता देता है, और वो सभी चलना शुरू कर देते हैं। और ये करन आकर जिनवू से बातें करने लगती है, और उसके बातों से हमें पता चलता है कि वो जिनवू से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है और उसकी काफी तारीफ भी करती है। खैर, उसके बाद सभी आगे बढ़ते रहते हैं और एक ऐसे जगह पर आकर पहुंच जाते हैं जहाँ की ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मोहन कहता है कि उन्हें सामने जो दिखाई दे रहा है ये सब एक इल्यूजन है, और वो इसे तोड़ सकता है क्योंकि वो इल्यूजनरी आर्ट्स में काफी माहिर है, और वह बाकियों की मदद लेकर एक टेक्निक परफॉर्म करके इल्यूजन को तोड़ देता है। और आगे जाकर देखने पर यह कोई पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल लग रहा था, पर उसके अंदर जाने पर उन्हें मर्चेंट्स और गार्ड्स मिल जाते हैं, पर वो सभी मैडमैन बनने के प्रोसेस में थे, पर वो सभी पूरे मैडमैन नहीं बने थे। उन्हें देखकर जिनवू को भरोसा हो जाता है कि ग्योम सच कह रहा था, और वो मिस्टर हुआंग को ढूंढने लग जाता है। तभी हमें मिस्टर हुआंग को दिखाया जाता है जो कि मैडमैन बन रहे थे, पर उनके प्रोसेस बहुत ही स्लो थी, क्योंकि वो कुआनो के सिखाए हुए 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज कर रहे थे, पर वो होप खो चुके थे कि वो यहाँ से बचकर जा पाएंगे। पर तभी जिनवू उन्हें ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर मिस्टर हुआंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जिनवू से ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। जिनवू फिर मिस्टर हुआंग को जल्दी से जिमून की दी हुई एक पिल जो कि 10,000 पॉइजन्स पर काम करती है उन्हें देता है।
जिनमू फिर पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो मिस्टर हुआंग बताते हैं कि वो सभी जब ऊना पहुंचने वाले थे तभी उनके ऊपर किसी ग्रुप ने हमला करके उन्हें अगवा कर लिया और उन्हें यहाँ पर ले आए, जहाँ पर उन्हें पॉइजन दे दिया गया। और जो लोग ऑलरेडी मैडमैन बन चुके थे उन्हें रिलीज कर दिया गया, और जो लोग मैडमैन नहीं बने थे उन्हें यहाँ पर ही बंद करके रखा गया। पर मिस्टर हुआंग किसी वजह से बेहोश नहीं हुए थे, तो वो जबरदस्ती अपने ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं ताकि पॉइजन पूरे बॉडी में काफी स्लोली फैले। और वो 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक को भी यूज कर रहे थे, जिस वजह से वो अभी तक एक मैडमैन में नहीं बदले हैं। पर वो अभी यहाँ पर हार मानने वाले थे जब यहाँ पर जिनमू आ गया, और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अगर आज यहाँ पर उनकी डेथ हो भी जाती है तो उन्हें इसका कोई गम नहीं। फिर उसके बाद जिनमू के कहने पर मिस्टर हुआंग थोड़ा सा पिल खा लेते हैं, पर उन्हें तभी जामियों की बात याद आती है और वो जल्दी से जाकर बाकी का पिल जामियों को खिला देते हैं, जो कि किसी भी समय पर पूरा मैडमैन बनने वाले थे। उसके बाद मिस्टर हुआंग मूनचंग से भी मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद आयरन ब्रिगेड को पता चलता है कि उन्हें जामियों मिल चुके हैं, तो बस उन्हें बाकियों को यहाँ पर अलग करके सभी को रिकवर करके वापस लेकर जाना है, और वापस ले जाते ही उन्हें अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। और अब यहाँ पर मिस्टर हुआंग पहले से काफी ज्यादा बेहतर फील कर रहे थे, और जिनमू को भरोसा है कि जीमून कोई एंटीडोट बना चुके होंगे जिससे कि सभी मैडमैन पूरा ठीक हो जाएंगे। जिनमू फिर मूनजोंग को अपना सोर्ड मिस्टर हुआंग को दिखाने को कहता है, जो कि एक हैवी सोर्ड है और ये 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक में बहुत ज्यादा कारगर होती है। तभी चुंगिन जिनमू को बुलाकर साइड में लेकर जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स में एक ऐसी चीज रखी हुई थी जिससे कि इंटेंस वेनमस स्किन निकल रही थी, और उन्हें शक है कि लोगों के मैडमैन बनने के पीछे यही चीज है, और इसकी की इतनी ज्यादा टेंस है कि कोई आमिशन इसके करीब आते ही बेहोश हो जाएगा। खैर चुंगिन इसमें से थोड़ा अपने साथ ही ले लेता है ब्लैक मून के लीडर के लिए, ताकि वो इसके बारे में और रिसर्च कर पाए। और जो बाकी बचा हुआ था उसे लेकर वो दोनों आने लगते हैं, पर वो तभी देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल हेवन एलायंस आ चुकी है और उनके साथ जीमून और मिरियो भी हैं। दोनों फिर एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, और जियोकमू जिनमू एंड आयरन ब्रिगेड को थैंक्स कहता है उनकी इतनी हेल्प करने के लिए। पर अभी ये सब कुछ ऐसा है जो कि वो दोनों संभाल नहीं सकते, और इसमें सायन नाइट भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो उन्हें वापस ले जाना चाहिए। वो लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि वो टैंक फैमिली से अलग एक क्योर बना रहे थे जो कि पूरा होने के बहुत ज्यादा पास है, और वो सब चीजों को यहाँ पर ही छोड़कर जाने को कहते हैं, जिसमें कि वो बॉक्स भी शामिल है। और इसके लिए जिनमू और आयरन ब्रिगेड मान जाते हैं, पर आयरन ब्रिगेड अपने साथ जामियों को लेकर जाना चाहती थी ताकि वो दिखा पाए कि उनका मिशन पूरा हुआ है और उन्हें अपना रिवॉर्ड मिल पाए, पर जियोकमू ले जाने से मना कर देता है। तो जिमून कहते हैं कि वो भी आयरन ब्रिगेड के साथ ही वापस जाएंगे और वो जाते हुए जामियों को क्योर कर देंगे, और इसके लिए जियोकमू मान जाता है। नहीं तो टैंक फैमिली ऐसे ही बैट की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है, और इसके बाद वो और गुस्सा ना हो जाए। और जब जिनमू वापस जा रहा था, जियोकमू उसे कान में कहता है कि उसने जेड सिटी में जो भी किया है वो अभी के लिए उस सबको अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे बहुत सारे काम है। पर वो जल्दी सारा काम पूरा करके जिनमू से पूछताछ करना शुरू कर देंगे, और फिर उन सभी के जाने के बाद सेंट्रल हेवन एलायंस अपने काम पर लग जाती है। पर जियोकमू सोच रहा था कि आखिर जिनमू ने यह सब अकेले कैसे किया। साइलेंट नाइट को रोका, जेड सिटी में जो हो रहा था उसे रोका, और यहाँ पर आकर इन्हें रेस्क्यू भी कर दिया। आखिर वो है कौन? पर अच्छी बात यह है कि सेंट्रल हेवन एलायंस इस सबको बचाने का क्रेडिट ले पाएगी। पर एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, वो जिनमू के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तभी सीन कट होता है घोषपियर के ऊपर, जो कि ग्यूम के बॉडी लेकर फॉर्मर 1000 साउंड्स ऑफ डेथ एल्डर ऑफ द साइलेंट नाइट चोन्हा के पास लेकर आए थे। और उन्हें जब पता चलता है कि ये सब नॉर्दर्न हेवनली सेट के डिसेंडेंट ने किया है, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक ग्रेट असेंबली बुलाते हैं, जिसमें चारों ग्रेट डीमन लॉर्ड प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद एक सीन कट होता है और कुछ असैसिन्स को दिखाया जाता है, जो कि विच ऑफ द व्हाइट नाइट को मारने के लिए आए थे। पर विच ऑफ द व्हाइट नाइट के पावर देखने के बाद वो सभी कुत्तों की तरह भाग रहे हैं, और विच ऑफ द व्हाइट नाइट उन्हें भगा भगा कर मार रही है। और हम देखते हैं कि ये विच ऑफ द व्हाइट नाइट और कोई नहीं बल्कि यूना है। तभी उसके पास सारिंग आकर बताता है कि मास्टर हियांग उससे मिलना चाहती है, और यूना के जाने पर हियांग उसे पोजेसर ऑफ द व्हाइट नाइट का टाइटल देती है। तभी हमें पास्ट में हियांग और चियोन्हा को दिखाया जाता है, जिन्हें फाइट के दौरान 2 बच्चे मिलते हैं, और उनमें से जो लड़के थी यूना, वो काफी ज्यादा ब्रेव थी, जिसके लिए हियांग ने उसे ले लिया ताकि अपने टेक्निक्स उसे पास कर पाए। और चियोन्हाग ने उस लड़के को ले लिया जिसे वो अपने टेक्निक्स पास करेंगे, जो कि था ग्यूम। पर हियांग जो थी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिसके लिए यूना को बहुत सारे टेस्ट को पास करना पड़ा ताकि वो उनके डिसिपल बन पाए। और फिर उसके पिछली सारी मेमोरीज को भी मिटा दिया जाता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है, जो कि है यूना। प्रेजेंट में हियांग यूना को कभी सेल्फ डाउट करने को मना कर रही थी, और ये भी कह रही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं सोचा है, जिस वजह से उनके ह्यूमन इमोशंस काफ़ी नम हो गई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। वो कभी ये बात ना भूले कि वो पोजेसर ऑफ द नाइट है।
यांग फिर उसे ग्रेट असेंबली की बात करती है, जो कि बस तभी बुलाई जाती है जब साइलेंट नाइट की फेट एज पर आ जाती है। और जब भी ग्रेट असेंबली होती है, इसके नेचर की वजह से उन्हें मेनलैंड आने में 3-4 महीने लग जाते हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी वॉर हो सकती है। पर वो होने से पहले यूना थोड़ी रेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसके बाद उसे रेस्ट करने का कोई समय नहीं मिलेगा और यूना को उसके एलाइज पोजेसर ऑफ द नाइट के नाम से जानेंगे, जबकि दुश्मन उसे विच ऑफ द व्हाइट नाइट के नाम से जानेंगे। यांग के जाने के बाद यूना सोच रही थी कि उसे कितने सालों बाद जाकर थोड़ा फ्री टाइम मिला है, तो उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे तो अपने पास्ट के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है, मतलब उसे कुछ सालों पहले की चीजें भी याद नहीं है, बस 1-2 धुंधली मेमोरीज है जो कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। खैर, यूना भी फ्यूचर में होने वाले फाइट के बारे में सोचने लगती है और वो ये सोचते हुए मेनलैंड की ओर जाती है आखिरी बार चेक करने। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनमू और बाकी सब वापस आ चुके थे और फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप जामियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, पर फिर उनका यह हाल देखकर उन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही थी। पर जब जिमून कहते हैं कि वो यहाँ पर रहकर उन्हें क्योर कर देंगे तो उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। पर जिमून के सामने अभी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें नहीं पता है कि इस पॉइजन का ओरिजिन क्या है और पॉइजन के ओरिजिन को जाने बिना एंटीडोट बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो चुंगिन, जिसने अपने थोड़ा वेनमस की मटेरियल को अपने पास रख लिया था, जिनमू उसे लेकर जिमून को दे देता है, जो देखकर जिमून बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि उसकी मदद से जल्दी ही एंटीडोट बना पाएंगे। और जब तक जामियोंग ठीक नहीं हो जाते, व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप यहाँ पर ही रहने का फैसला करती है। फिर उसके बाद रात को जिनमू और मिस्टर हुआंग थोड़ा टहलने के लिए निकलते हैं और बातें वगैरह करते हैं और मिस्टर हुआंग माफी मांगते हैं कि उनकी वजह से जिनमू को अपनी ट्रेनिंग आदि छोड़कर वापस आना पड़ा उन्हें ढूंढने। पर वो एक बात कब से जानना चाहते हैं, आखिर जिनमू अपनी ट्रेनिंग कैसे करता था, जबकि नॉर्दर्न हेवनली सेट जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसी में सब कुछ लिखा हुआ था। तो जिनमू बताता है कि उसने 3 साल तक पढ़ने के बाद सब कुछ याद कर लिया था और उसने अपने मेमोरी का इस्तेमाल करके इतने सालों तक ट्रेनिंग करी है। खैर, जिनमू फिर मिस्टर हुआंग को उसे उस जगह पर ले जाने को कहते हैं जहाँ से उन्होंने उसके लिए एक सेक्रेट पत्थर लेकर आए थे, जिसका इस्तेमाल करके जिनमू ने अपना स्वord तैयार किया है। मिस्टर हुआंग बताते हैं कि वह जगह यहाँ पर पास में ही है और वो जैसे आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें अपने सामने कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान करता हुआ देखते हैं, जो देखकर मिस्टर हुआंग जाकर उनका विरोध करते हैं। पर वो जब गुंडे उनकी बात नहीं मानते वो उन्हें पीट भी देते हैं। पर उनके पावर काफी इमेंसली बढ़ चुकी थी और इसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था इससे पहले। पर जिनमू के साथ बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इतने महीनों तक जब वो बंद थे उन्होंने काफी मेडिटेशन करी है, जिससे कि वो अपने इंटरनल्स को प्रोटेक्ट कर पाए और इसी की वजह से उनकी इंटरनल की बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। अगर वो ठीक होने के बाद ट्रेनिंग करते रहते हैं तो बहुत ही जल्दी मार्शल मास्टर बन जाएंगे। और फिर हम लोग वहीं पर चुंगिन को भी देखते हैं, जो कि उन दोनों के ऊपर ही नजर रख रहा था। खैर, उसके बाद हमें सिम को दिखाया जाता है जिससे मिलने हायरिंग आई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यह वही लोग हैं जो कि 7 साल पहले जिनमू से मिलने आए थे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में। उनके बातों से हमें यह पता चलता है कि 7 साल पहले अपनी पहली शर्मनाक हार मिलने के बाद सूचियों ने कसम खाया था कि वो जब तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता वो लगातार अपनी ट्रेनिंग करता रहेगा और उसका वो ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है। इस बात से सिम को याद आ जाता है कि 7 साल पहले सिम ने अपने बहन को खोया था और फिर वहां से वापस आने के बाद सिम को अपने फादर नाइन स्कार्स के क्रिम्सन डीमन किंग मूवे ने बहुत कुछ सुनाया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सिम एक नल्ला है जो कि कुछ भी कर नहीं पाया, अपने छोटे बहन को भी बचा नहीं पाया। अच्छा होता कि वो भी वहीं पर ही मारा जाता ताकि उसका यहाँ पर आने के बाद उनका नाम तो नहीं डूबता। इससे सिम को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी और तब से लेकर अब कुछ समय पहले तक सिम चुपचाप रहा करता था, किसी से बात नहीं करता था। पर अभी कुछ समय पहले ही वो अपने पुराने रूप में वापस आ चुका है और अपना बदला लेने को भी पूरा तैयार है। खैर, हायरिंग फिर सेम को साइलेंट नाइट की बात बताती है और ये भी कि जल्दी ही एक वॉर शुरू हो सकती है। हायरिंग फिर जेड सिटी के नॉर्दर्न ब्लेड की बात भी करती है और उन्हें इतना पता है कि उसका नाम है जीन और उन्हें यह नाम जानने के बाद डाउट हो रहा है कहीं ये नॉर्दर्न हेवनली सेट का जिनमू तो नहीं। पर उन्हें कंफर्म होने के लिए उन्हें किसी को भेजना पड़ेगा और अगर जिनमू जिंदा हुआ तो उसे सिम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 7 साल पहले वो सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ था। हायरिंग फिर उसे कॉन्करर ग्रुप की बात भी करती है जिनकी रिक्रूटमेंट जल्दी ही शुरू हो जाएगी और उन्हें कुछ भी करके उसमें शामिल होना है, क्योंकि इस ग्रुप के पास बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी है, इतनी कि वो 9 ग्रेड सेक्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी लेसर 7 स्कार्स के लोग अवेलेबल हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये वही लोग हैं जो कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को हराने के बाद टॉप 7 की रैंकिंग हासिल करी है और इसमें सिम, हारिंग और सूचियोन भी है। पर हारिंग 3-आर्ट स्कॉलर जीनवॉल को अपने टीम में लेने की बात करती है क्योंकि उसे जीनवॉल की इंटेलिजेंस और पावर के बारे में पता है। हारिंग उसे 5 साल पहले ग्रेट स्कॉलर सियोक डाई के बर्थडे पार्टी में मिली थी
और दोनों के बीच में बातें होते होते जल्दी वो बातें डिबेट में बदल गई थी। और जीनवॉल के इंटेलिजेंस को देखकर हार्यूंग काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं जीनवॉल उसकी जगह ना ले ले। इसलिए उसने अपने फैमिली के डिवाइन पावर 10,000 टैक्टिक्स ऑफ द 9 पॉइंट्स ऑफ वॉर का यूज करके जीनवॉल को चैलेंज करती है। और इस बार ये पहली बार होता है जब जीनवॉल किसी से इंटेलिजेंस के बारे में हार गया। उसके बाद र्यूमर फैलने लगे कि वो पागल हो गया है, पर हार्यूंग ये होप कर रही है जबकि जीनवॉल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है तो हो सकता है कि वो अभी तक पूरा ठीक हो गया होगा। पर अगर जीनवॉल उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देता है तो हार्यूंग कहती है कि वो उसे मार देंगे। उसके बाद हमें जिनमू और मिस्टर हुआंग को दिखाया जाता है जो कि पत्थर के लोकेशन पर जा रहे थे। तभी वो साइड में नदी के बीचों बीच जीनवॉल को कुछ अजीब करता हुआ देखते हैं। तभी सीन कट होता है जेंग के ऊपर। अगर तुम्हें याद हो तो ये थर्ड मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन था जिसका वाइस कैप्टन था मुसेंग, और जेंग भी किसी काम से मुसेंग के पास ही आया है। पर वो यहाँ पर मुसेंग को देखकर थोड़े अपने पावर को दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो अभी भी उसका कैप्टन है। पर मुसेंग जो कि जेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा था तभी उन्हें अबंडन करके जाने के लिए मुसेंग उसे ऐसी बातें सुनाता है, उसके ऐसी धज्जे उड़ाता है कि जेंग पूरा ही चुप हो जाता है। और वो ये भी समझ आता है कि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ से बस उसकी अस्थियां ही वापस जाएंगी। इसलिए जेंग बताता है कि वो यहाँ पर वेस्टगेट के हार्यूंग के मैसेज लेकर आया है कि वो मुसेंग से मिलना चाहती है। और ये सुनते ही मुसेंग समझ आता है कि उन्हें जिनमू के होने का शक होने लगा है। खैर उसके बाद हमें जिनवॉल को दिखाया जाता है जो कि नदी के बीचों बीच कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तभी जिनमू जंप करके उसके बोट पे आ जाता है और जिनमू देखता है कि जिनवॉल यहाँ पर बोट के नीचे बहुत सारे मछलियों को गैदर कर रहा था। जिनवॉल के बातों से हमें पता चलता है कि जिनवॉल को जिनमू के बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि जिनमू नॉर्दर्न हेविली सेट का जिनमू है। तो वो पूछता है कि क्या जिनमू अभी ग्रेट फोर और सेंट्रल हेविली एलायंस के ऊपर अपना बदला लेगा, क्या वो नॉर्दर्न हेविली सेट को फिर से रीबिल्ड करेगा। जिनमू शराब पीते हुए कहता है कि उसे खुद को नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो क्या करेगा, पर वो वही काम करेगा जो कि उसका दिल कहेगा। अगर उसका दिल कहता है कि उसे बदला लेना है तो वो बदला लेगा। अगर उसका दिल कहता है कि उसे हेवेंस को टेक ओवर करना है तो वह करेगा। अगर उसका दिल कहता है कि नॉर्दर्न हेविली सेट को फिर से रीबिल्ड करना है तो वह करेगा। वो बस अपने जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहता है। पर जिनवॉल उसे देखकर सोच रहा था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर है, पर वो अभी इसके बारे में ना सोचकर पूरा रिलैक्स कर रहा है। और जिनवॉल को भी लगता है कि वो अपना काम करते हुए पूरा थक चुका है तो उसे अपने काम को अभी छोड़कर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। पर जिनवॉल ये भी सोच रहा था कि जिनमू के आते ही सब कुछ बदलने लगा है और जब भी ऐसे लोग आते हैं आइदर वो लोग हीरो होते हैं जो कि सब कुछ ठीक कर देते हैं और वो विलेन होते हैं जो कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जिनवॉल फिर जिनमू को कहता है कि हम दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं तो चलो एक साथ मिलकर सेंट्रल हेविली एलायंस में जाते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं जिनवॉल नॉर्दर्न हेविली सेट का लीडर जिनमू का एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। जिनमू जिनवॉल के पास आते हुए मिस्टर हुआंग को बताता है कि जिनवॉल उसके साथ ही जाना चाहता है और वो उनके जाने के समय पर उनके पास आ जाएगा। जाम्यूंग जिमून के बनाए एंटीडोट खाकर बहुत हद तक ठीक हो चुके थे, पर उन्हें पूरा ठीक होने के लिए एंटीडोट को रोज ही 3 महीनों तक खाना पड़ेगा। खैर जाम्यूंग फिर जिनमू को बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं उन्हें बचाने के लिए और जिनमू के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए जिनमू का फायर ड्रैगन के रूप में एक और एलाई मिल जाता है। पर जिनमू मिरियो से पूछता है कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी एंटीडोट कैसे बनाई। तो मिरियो बताती है कि उन्होंने पहले से मैडमैन को एग्जामिन किया था, इसलिए उन्होंने जरूर इंग्रेडिएंट्स को पहले ही तैयार कर लिया था, इसलिए उन्हें पॉइजन का ओरिजिन मिलते ही उन्होंने एंटीडोट बना दिया। पर इसमें ज्यादा हाथ जिमून का है क्योंकि मिरियो को पॉइजन के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बॉडी तो पॉइजन को ही रिजेक्ट करती है। पर जिनमू उसे बताता है कि उसने भी बहुत कुछ किया है, खास करके उसने ही बहुत बार जान पर खेलकर जिमून को बचाया है। खैर उसके बाद हमें जियोकमू को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी आकर बताता है कि जिमून ने ऑलरेडी एंटीडोट को बना ली है, जो सुनकर जियोकमू काफी चौंकता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने गलती कर दिया जिमून को वापस भेजकर। और फिर जियोकमू को यह भी पता चलता है कि ब्रोकन फिश सेट का चियोनु अचानक ही गायब हो गया है और किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर गया है। और इस सेंट्रल हेविली एलायंस के लिए काफी चिंता की बात है, इसलिए जियोकमू जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके ह्योडोंग से मिलने की बात करता है जो कि ब्रोकन फिश सेट के ऊपर नजर रख रहा है। उसके बाद सीन कट होता है अगले दिन जब सभी वापस जा रहे थे, पर मिस्टर हुआंग जाम्यूंग को बताते हैं कि उन्हें कुछ काम है तो वो बाद में उनके साथ आ जाएंगे और वो ये कहकर जिनमू को लेकर पत्थर के लोकेशन पर जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर जिनवॉल पहुंच जाता जैसे कि उसने वादा किया था। पर उसके आते ही जिमून और जिनवॉल एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं और बस लगातार ही बातें करते रहते हैं। खैर उसके बाद मिस्टर हुआंग जिनमू को लेकर पत्थर के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इस तरफ फायर ड्रैगन मर्चेंट वापस अपने घर की ओर जा रही थी और उनके साथ मुंजंग भी जा रहा था जो कि रास्ते में मार्क्स बनाते हुए जा रहा था ताकि जिनमू और मिस्टर हुआंग उन तक काफी आसानी से पहुंच पाए। पर तभी फायर ड्रैगन मर्चेंट अपने सामने ही चियोनु को खड़ा देखती है। खैर सीन फिर से जिनमू और मिस्टर हुआंग के ऊपर फोकस करता है
जहाँ पर मिस्टर हुआंग बताते हैं कि कुछ सालों पहले जब वो यहाँ पर आए थे ये जगह पूरी तबाह हो गई थी और उनके एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ के ट्राइब एक पत्थर को पूछते थे ताकि जिनमू जिसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है उसका कुछ भला हो जाए। पर उन्हें ये नहीं पता है कि ब्रोकन फिश सैक ने आखिर ये सब क्यों किया है। खैर दोनों फिर पत्थर जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचते स्नोफ्लावर अजीब बिहेव करने लगती है और जिनमू की नजर अपने सामने बहुत सारे पत्थरों के ऊपर पड़ती है जिनका इस्तेमाल करके अंदर कुछ बंद करके रखा गया है और उन्हें हटाने के बाद उन्हें अंदर एक गुफा मिलती है जो कि चुअनवू को देखकर समझ चुका था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। इसलिए वो चुअनवू के पूछने पर बता देता है कि जिनमू पहले उनके साथ ही था पर अब वो अपने काम से कहीं गया है, पर कहाँ पर गया है उन्हें नहीं पता। पर चुअनवू जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था उनके ऊपर गुस्सा निकालने का फैसला करता है और अगर वो उनके ऊपर हमला करेगा तो हो सकता है कि नॉर्दर्न ब्लेड भागा भागा उसके पास आ जाए और योंग जिसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था आयरन ब्रिगेड को हमला करने के लिए तैयार हो जाने को कहता है। पर यहाँ पर जिनमू और मिस्टर हुआंग अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर बहुत सारे औरतों की बॉडीज पड़ी थी जिनके गले में और कलाइयों पर कर्स लगे हुए थे और क्योंकि यह जगह पूरी सील थी उनके बॉडीज खत्म होने की वजह ममीफाइड हो गई। और मिस्टर हुआंग के बातों से हमें पता चलता है कि इन महिलाओं को एक डेमनिक आर्ट जिसमें महिलाओं के खून का इस्तेमाल करके इंटरनल की को इम्प्रूव किया जाता है, पर यह मेथड इतना ज्यादा क्रूएल होने की वजह से इसे मूरी मॉल से पूरा ही बैन कर दिया गया था और इस डेमनिक आर्ट को द ब्लड ऑफ द 10 वुमेन कहा जाता है। और यहाँ पर पूरा सबूत मिलता है कि ब्रोकन फिश सैक ने इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और इस तरफ चुअनवू बता रहा था कि एक बार वो नॉर्दर्न ब्लेड को खत्म कर दे वो हेवेंस की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद हमें उस ट्राइबल विलेज के बारे में बताया जाता है जिसे मेनलैंड के लोग कर्स्ड माउंटेन कहते हैं, पर यहाँ के लोग इसे सेक्रेड माउंटेन कहते थे। यहाँ के लोग बाहरी लोगों से ना ही व्यापार करते थे और ना ही बातचीत करते थे, वो तो बस नेचर की रेस्पेक्ट और पूजा करते थे क्योंकि नेचर से ही उनकी नीड्स पूरी हो जाती थी। पर बहुत सालों पहले हेवन से एक पत्थर आकर गिरता है और तब के गांव की जो मुखिया थी उन्होंने इसे सेक्रेड पत्थर का नाम देकर इसे पूजना शुरू करा और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि गांव का भला हो और गांव में सब लोग ठीक रहें। पर एक दिन उनके ऊपर ब्रोकन फिश सैक ने हमला कर दिया और वहाँ के जो पुरुष थे उन्हें मार दिया और जो महिलाएं थी उन्हें अगवा कर लिया और उसमें मुखिया भी शामिल थी और उन्हें उसी गुफा के अंदर ले जाकर उन सभी का एक एक करके खून निकाला गया और एक बड़ा सा टब बनाकर उसमें जमा किया गया और वो सभी उन्हीं लोगों के खून के अंदर डुबकी लगाकर रिचुअल को पूरा कर रहे थे। पर मुखिया जो थी मरने से पहले ये सब अपने सामने होता हुआ देख रही थी और उन्हें ब्रोकन फिश सैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ब्रोकन फिश सैक को श्राप देती है कि वो बदला लेकर रहेंगी, अगर वो मर भी गई तो उनकी स्पिरिट बदला लेगी। और उनका यह कर्स इस सेक्रेड पत्थर में आकर समा गया जो कि भी जिनमू के पास उसके सोड के तौर पे है। और चुअनवू के एट्रोसिटीज को जानने के बाद जिनमू चुअनवू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कसम खाता है कि वो मुखिया के बदला लेकर रहेगा। और यहाँ पर फायर ड्रैगन भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। पर जिनमू सोच रहा था कि ब्रोकन फिश सैक को कैसे रोके। चुअनवू को योंग संभालेगा, पर उसके अलावा यहाँ पर चुअनवू के 20 असासिन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका मुकाबले आयरन ब्रिगेड के पास बस 8 ही वॉरियर हैं और फायर ड्रैगन के पास बस कुछ लो रैंकिंग बॉडीगार्ड्स हैं। इसलिए जिनुअल कोई प्लान बनाकर मुहान को टेलीपैथी के मदद से उसके इशारे का इंतजार करने को कहता है और मूंजंग को पीछे जहाँ पर मार्क लगे हैं वहाँ पर जाकर कुछ पेपर्स लगा देने को कहता है। पर मूंजंग को डाउट था कि वो ये काम कर पाएगा, पर जिनुअल उसे कहता है कि अगर वो बार बार कहेगा कि वो कर सकता है तो जरूर कर पाएगा। और मूंजंग निकल जाता है इस काम को पूरा करने में और मूंजंग का काम पूरा होते ही जिनुअल इल्यूजन को स्टार्ट कर देता है जिससे कि असैसिन्स को लगता है कि यहाँ पर बैकअप आ चुकी है जो कि यहाँ पर उनके ऊपर एरो से हमला कर रही है। पर उनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि सोर्स भी उसका कुछ नहीं कर सकती, पर इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो सभी अपना सर ढक लेते हैं और जिनुअल हमला करने का ऑर्डर दे देता है और आयरन ब्रिगेड को यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाती है। पर जिनुअल जानता है कि ब्रोकन फिश सैक जल्दी ही वापसी करेगी तो जिनमू जितनी जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगा उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर योंग और चुअनवू के बीच में फाइट हो रही थी जिसमें बस योंग हमला करे जा रहा था जिससे कि चुअनवू बस खड़े खड़े ही रोक रहा था। पर योंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पर कोई भी फायदा नहीं होता। खैर यहाँ पर मूंजंग और 2 पेपर्स लगाने को देख रहा था जो कि उसे जिनुअल ने लगाने को बोला है, पर तभी उसके सामने एक असैसिन आ जाता है। मूंजंग उसके ऊपर हमला करने ही वाला था तभी असैसिन के ऊपर अर्थ आकर हमला कर देता है जिससे कि मूंजंग को एक मौका मिल जाता है। पर उसके हमले के बाद भी असैसिन के बॉडी में एक कट भी नहीं लगती और मूंजंग ही उल्टा पिट जाता है। पर मूंजंग तभी जिनमू के टीचिंग्स को याद करता है और खुद पर भरोसा करके हमला करता है और वो असैसिन का पहले हाथ काटकर फिर उसके पेट पर हमला करके उसे मार देता है और वो फाइनली अपना दूसरा पेपर भी लगा देता है
जीनवॉल ये देखकर आयरन ब्रिगेड को पीछे हटने को कहता है और इल्यूजन का इस्तेमाल करके ब्रोकन फेस सेट के ऊपर हमला करता है। पर उन्हें पता है कि ये बस एक इल्यूजन है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हटते। पर ये इल्यूजन के आड़ में 2 पेड़ थे जो कि उनके ऊपर गिर जाते हैं और आयरन ब्रिगेड को फिर से थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है। पर यहाँ पर जिनमू इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके अंदर से और उसके स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिससे कि चुंगिन जो कि उसका पीछा कर रहा था बाहर आ जाता है। मिस्टर होंग उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जिनमू बताता है कि ये मेरा असिस्टेंट है जो कि हमें कब से ही फॉलो करे जा रहा है। तभी डेंसर आकर चुंगिन को बताता है कि आखिर वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और जैसे ही ये बातें जिनमू को पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेजी से उनके तरफ ही बढ़ना शुरू करता है। इस तरफ योंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था चियोन के ऊपर हमला करने की, पर चियोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके हमले कोई काम नहीं आ रहे। यहाँ पर अससन फिर से उठकर हमला करना शुरू कर चुके थे, पर जिनू और जीमू से बोलकर डिफ्यूज पॉइजन की को तैयार करवा चुका था। पर इसे भी चारों तरफ फैलाना पड़ेगा, पर ये काम जीमू नहीं कर सकते। तो मिरियो कहती है कि मैं ये काम करूंगी। और मुंजंग भी यहाँ पर कुछ लकड़ियां लगा रहा था, जो लगाने के बाद जेनुअल फिर से कुछ करने को तैयार हो जाता है। और इस बार की इल्यूजन से वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रियल है या फेक। इस इल्यूजन का नाम है चारमोदे नाइट घोस्ट, जो कि एक 40 डिफेंसिव इल्यूजन है। पर मोहन जिसकी इल्यूजन में मास्टरी है, उसे भी इस इल्यूजन को प्रिपेयर करने में 4 दिन लग जाएंगे। और जेनुअल बस यही आसानी से नहीं कर रहा, उनकी आर्मी को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो देखकर मोहन बस अमेज होए जा रहा था। और यहाँ पर असैसिन्स पूरे कंफ्यूज हो रखे थे और वो अपने की को भी गैदर नहीं कर पा रहे थे डिफ्यूज पॉइजन की वजह से, जो कि मिरियो यहाँ पर फैला रही है। पर तभी मिरियो उनसे टकरा कर नीचे गिर जाती है और उन सभी को ही मिरियो के बारे में पता चल जाता है, जो कि उनके बीच में ही पड़ी है। वो सभी उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे। तभी जिनमू आकर उन्हें स्लास में ही काट देता है और पहुंच जाता है जोनो के पास, जो कि योंग को मारने ही वाला था। पर वो आकर योंग को बचा लेता है। मैं चियोनु और जिनमू को देखकर पहचान लेता है कि यही क्वानो का बेटा है। तुम तो जिनमू हो ना? ऑफ कोर्स, नॉर्दर्न ब्लेड और कौन ही हो सकता है। इसलिए ही मुझे ये नाम सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। तो जिनमू कहता है कि आप शायद वही सुनना चाहते थे। चियोनु कहता है इतने सालों तक सर्वाइव करने के लिए मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, पर आखिर तुम इस दुनिया में वापस क्यों आए? अच्छा होता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी कहीं छुप कर ही जीते, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता। तो जिनमू कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा था, पर ऐसा लगता है कि इस दुनिया के लोग ही मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते, स्पेशली आप अंकल चियोनु। नॉर्दर्न हेवनली सेट को धोखा देने के बाद अब शायद ही उनम को पूरा कब्जा पाए। ये जगह उतनी भी बड़ी नहीं है, पर आप फिर भी इसे संभाल नहीं पाए और आप ही के नेग्लिजेंस की वजह से मेरे लोग खतरे में आ गए। और बस इतना ही नहीं, साइलेंट नाइट भी अपियर हो गई उस जगह पर जहाँ पर ग्रेड 4 का फॉर्मर मेंबर रूल कर रहा है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय भी था जब मैं आपके बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता था। तब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल आदमी के तौर पे देखा करता था, पर वो मेरी गलती थी। आपके धोखा देने के बाद भी मैं चाहता था कि आप एक अच्छे फिगर ही बने रहे, पर आप आखिर इतने नीचे कैसे गिर गए? चियोनु कहता है मेरे प्यारे जिनमू, ऐसा लगता है कि तुम बड़े हो गए हो, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। जिनमू फिर कहता है कि आपने बस ट्राइब के लोगों को ही नहीं मारा, आपने वही सेम काम जेड सिटी में भी किया। आखिर आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं? और जबकि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं जा रहा, आप यहाँ पर आयरन ब्रिगेड और फायर ड्रैगन के ऊपर अपने गुस्सा निकालने आ गए। चियोनु कहता है कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है, यही तो मुरीम दुनिया की रीत है। जिनमू कहता है कि ये सब करना वर्थ इट था? आप खुद के अंदर झाँक कर देखिए, अब लालची होकर बस पावर पाने के चक्कर में आप एक सन के बुड्ढे बन चुके हैं। चियोनु गुस्से में कहता है कि अपने जबान को संभालो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर योंग जो कि घायल होकर पड़ा हुआ था, उसे मिस्टर हुआंग आकर साइड में लेकर जाते हैं और पीछे जिनमू सोच रहा था कि जिनमू सही टाइम पर यहाँ पर आ गया और उसने 3 असैसिन्स को भी मार दिया है। तो अभी बस 4 ही असैसिन बचे हुए हैं और वो उन्हें आराम से संभाल लेंगे। और अभी बस 4 ही असैसिन बचे हुए हैं और वो उन्हें बड़ी आसानी से संभाल लेंगे। जब मैं यंग था, नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ही मेरे लिए सब कुछ था। मुझे मेरे नॉर्दर्न हेवंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व होता था और मेरी जिंदगी का बस एक ही पर्पस था, मेनलैंड के लोगों को साइलेंट नाइट से बचाना। पर आखिर में मैंने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को ही मेरे दिल से पूरा ही मिटा दिया। तुम कभी समझ नहीं सकते कि ये सब करना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। तुम्हारे फादर और मैंने हमारी आधी जिंदगी साइलेंट नाइट से लड़ने में बिता दी और उसी वजह से ही मेनलैंड में एक लंबी शांति आ पाई। अभी हमें बस नॉर्थ को हमारे डिसेंडर्स के लिए छोड़कर हेवेंस में जाना चाहिए था। हमारे पास हर वो राइट था इस जीत को हमारे नाम करने की, पर लास्ट में जाकर हम ही लोगों ने सफर किया, जबकि कुछ बास्टर्ड्स ने इसका क्रेडिट ले लिया।
और ये सब हुआ तुम्हारे फादर की वजह से। आखिर उन्हें किस चीज से इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उन्होंने नॉर्थ को छोड़ने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ये सब तब करने का फैसला किया जब उनके पास ओवरवेलमिंग पावर थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो अकेले ही अपने लिए हेवेंस को चाहते थे। जिनमू कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यह आपकी हीन भावना थी जो कि आपने उन्हें इस तरह देखा। जियोन वो कहता है कि हाँ यह हो सकता है, पर वही थे जो कि मैनलैंड को साइलेंट नाइट को बेचना चाहते थे। इसका मतलब तुम और कुछ नहीं बस एक धोखेबाज के बेटे हो। जिनमू कहता है कि यह बात सच नहीं है और आपको भी यह बात पता है। आप सभी को पता है कि यह बात सच नहीं है। और ऐसे चियोनुओ का प्लान फेल हो जाता है क्वानो की इमेज को जिनमू के आगे बिगाड़ने का। और चियोनुओ गुस्से में स्ट्राइक ऑफ द किंग्स फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, जिससे कि वहां की पूरी जमीन हिलने लग जाती है। जिनमू कहता है कि आपने अपने ओनर को छोड़कर स्ट्रेंथ के पीछे भागे, इसलिए ही आप हेवेंस जाना चाहते थे। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने सफर करा है और नाइट स्काइज ने सबका क्रेडिट ले लिया, पर आप वो क्रेडिट खुद के लिए चाहते थे। पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और ग्रेट फोर का टाइटल आपके लिए एक बर्डन बन चुका था। पर अगर आप खुद ही नॉर्दर्न हेवंस को छोड़ देते तो आपका रेपुटेशन माटी में मिल जाता, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, जिससे कि आपकी इमेज सबके सामने नहीं बसती जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारी है। चियोनुओ ये सुनने के बाद गुस्से में कहता है, शैतान बच्चे अपना मुंह बंद रखो। और चियोनुओ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर जिनमू भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तो इसलिए आपने मेरे फादर को फंसाया, उन्हें मार दिया, नॉर्दर्न हेवंस को छोड़ा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ धोखेबाज कहीं के? और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कि चियोनुओ जिनमू को ओवरपावर कर देते हैं और जिनमू आकर नीचे गिरता है। चियोनुओ कहता है कि तुमने एक किंग को गुस्सा दिलाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगता है कि मुझे तुम्हें अभी खत्म करना ही पड़ेगा। पर तभी जिनमू के अंदर से एक ऐसी एनर्जी बाहर निकलती है जिससे चियोनुओ के गॉन्टलेट में कट लगकर उसके चेहरे पर भी कट लग जाती है। और फिर जिनमू कहता है कि अभी से ही शुरू होता है, नॉर्दर्न हेवनली सेट का जो है मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा। और चियोनुओ समझ चुका था कि उसने जिनमू को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। चियोनुओ फिर जिनमू के ऊपर हमला शुरू कर देता है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्वानो ने तो जिनमू को कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाई थी, तो क्या नॉर्दर्न हेवंस में कुछ और भी था जो कि उसे नहीं पता है? पर उन लोगों ने तो सब कुछ मिल बांट कर अपने साथ ले लिया था। पर अभी जो भी हो उसे भी जिनमू को यहाँ पर ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए चियोनुओ अनएंडिंग फीस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर चियोनुओ फिर नोटिस करता है कि जिनमू ने उसके हमले को डॉज कर दिया है और उसके ऊपर शैडो ब्लेड ऑफ द एंड के इस्तेमाल भी कर चुका है, जिससे कि उसके गॉन्टलेट पर बहुत ज्यादा कट्स लग चुके हैं और इससे चियोनुओ के दोनों हाथों का ही गॉन्टलेट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब चियोनुओ क्वानो के साथ ही था और एक फिस्ट फाइट कर रहा था। पर चियोनुओ जो कि फिश टेक्निक्स में स्पेशलिस्ट है, वो फिर भी हर बार क्वानो के साथ फिश फाइटिंग में हार जाता है। चियोनुओ इस वजह से क्वानो की रेस्पेक्ट भी करता है और उसे जलन भी होती है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर चियोनुओ को लगता था कि क्वानो के पास कोई सीक्रेट टीचिंग है जिससे वो ये काम कर पाते हैं और उसने इसको लेकर क्वानो से बात भी करी थी। पर क्वानो ने उसे पावर के प्रति ग्रेडी होने को मना किया था और ऐसे भी वो टॉप मार्शल आर्टिस्ट में आता है। पर जब वो समझ आएगा कि उसके पावर एनफ हो चुकी है तब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी चियोनुओ ने मैनलैंड जाने की बात भी करी थी, पर क्वानो ने कहा था कि उन्हें इसको लेकर सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। चियोनुओ को लगा कि क्वानो और एक्सपेंशन करना नहीं चाहते और ना ही वो उसे सीक्रेट टीचिंग भी सिखाना चाहते हैं। और फिर क्वानो को बिट्रे करने के बाद जब चियोनुओ ने लाइब्रेरी को पूरा चाट डाला तो उसे पता चला कि यहाँ पर कोई भी नई टीचिंग नहीं है। मतलब क्वानो ने यहाँ पर जो कुछ भी था उसे पूरा सिखा दिया था, पर अब तक वो इतना आगे आ चुका था कि वो और पीछे नहीं जा सकता था। इसलिए उसने खुद ही मास्टर टेक्निक्स को डेवलप करने का सोचा जो कि नॉर्दर्न हेवन से भी बेटर होंगी। और अभी प्रेजेंट में चियोनुओ उसी टेक्निक को यूज करेगा जो कि उसे नाइन स्काइज के अगेंस्ट यूज करने का सोचा था। और ये टेक्निक है शाइनिंग फिस्ट ऑफ द हेवेंस, जो देखकर जिनमू भी थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसकी पावर अभी एक और ही लेवल पर जा चुकी है और वो इतने पावर और स्पीड से हमला करता है जिसे जिनमू चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। पर वह फिर भी एक हिट खाने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है, पर चियोनुओ वेट नहीं करता और फिर से हमला करता है जिससे कि जिनमू और संभाल नहीं पाता। और चियोनुओ कहता है कि अगर तुम एक झूठ को चीख चीख कर बार बार कहते रहोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन वो झूठी सच बन जाएगा और इसलिए तुम एक धोखेबाज के बेटे हो और यही सच है। और यहाँ पर असासिन्स आयरन ब्रिगेड से पीटते जा रहे थे, जो देखकर जिमोन जिनुअल को सुझाव देते हैं कि जो सरेंडर करना चाहते हैं उन्हें छोड़ दें। पर जिनुअल कहता है कि इस मोरी वर्ल्ड में उन लोगों की कोई जगह नहीं है जो कि पावर के लिए क्वालिफाइड ना हो।
और सीन फिर से जिनवू के ऊपर फोकस करता है जो कि पूरे गुस्से में था और वो जिनवू के ऊपर रेन ऑफ द हेवनली डिस्ट्रक्शन का यूज करता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस जगह पर एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है और अभी जिनवू बस एक ही हिट दूर है जिनवू को पूरा मारने से। पर तभी वो नोटिस करता है कि जिनवू का सोर्स स्नोफ्लावर जो कि उसके पेट में घुस चुका है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।